नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के बारे में। आप सभी को पता होगा, जो मेरे वीडियोज़ देखते होंगे उनको, कि मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो है वीडियोज़ इस पर डालता रहता हूँ इस चैनल पे। तो उसी कड़ी में जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, उसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो डाल रहा हूँ जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस। बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है। मैंने खुद इसके लिए अप्लाई किया था और मेरे सीनियर को ये स्कॉलरशिप मिला भी था। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। बड़ा ही अच्छा स्कॉलरशिप है। जो प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप, अमाउंट भी ठीक-ठाक मिल जाता है इसमें। तो इसका जो है कि किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है इसका, और इसमें आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है जिससे आपकी स्कॉलरशिप ना रुके, इस चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। थोड़ा-सा वीडियो हो सकता है लंबा चल जाए, तो थोड़ा धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो थोड़ा मैं बेसिक से शुरू करूँगा और पूरा डिटेल में इसको समझाऊँगा, ठीक है? बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं भी उसको शेयर करूँगा। तो जैसे मान लीजिए आपने एक ब्राउज़र में आपने सर्च कर लिया फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, तो आप इस तरीके से वेबसाइट ओपन कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आप क्रोम में अपने जो है यहाँ पे फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस करेंगे तो आपको पहला ही मिल जाएगा यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है नर्चरिंग ब्रिलियंस एंड ट्रांसफार्मिंग जनरेशंस। तो यहाँ पर देखिए, वी फंड हायर एजुकेशन एंड स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ब्राइट स्टूडेंट। तो बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, बहुत ही मतलब फ्रेंडली, बहुत अच्छा, बहुत मतलब नॉर्मल सा वेबसाइट बना रखा है। सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, डोनेट करने के लिए दे रखे हैं और आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप स्टूडेंट है तो आप अप्लाई करने के लिए ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जो पूरा डिटेल है जो स्कॉलरशिप की, आपको सामने आ जाएगी, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप है, एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, अप्लाई फ्रेज देख सकते हैं, रिन्यू एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो देखिए, पहले जो एप्लीकेशन प्रोसेस पे हम चलते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में देखिए, मैं अपना जो बताता हूँ। तो कई यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं कि मतलब कि बुलाते हैं आपको अपने कैंपस के में, जो है कि सब बच्चों का जो है एक साथ फिल करवाते हैं। जो एप्लीकेशन, जो बच्चे एलिजिबल होते हैं उनके लिए सबका एक साथ फिल करवाते हैं, इंस्टीट्यूट वाइज ही करा देते हैं। लेकिन कई जो होते हैं बच्चे खुद से ही अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपने इंस्टीट्यूट में जाकर पता कर लीजिए कि सर, जो एफएफई का स्कॉलरशिप है, सर आप भरते हैं कि मुझे खुद से ही भर लेना पड़ेगा। तो पूरा जो है प्रोसीजर बता देंगे आपको, पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मेरे केस में क्या था कि मैंने जो है कि पहले मैंने इंस्टीट्यूट को जाकर बताया नहीं था, मैंने खुद अप्लाई कर लिया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया था, हर चीज़ कर लिया था। तो उन्होंने बाद में क्या हुआ, 15 या 10-20 दिन बाद सबने एक नोटिफिकेशन आया कि जो एफएफई के लिए जो एलिजिबल है, वो ऑफिस में आकर पूरा जो डिटेल में अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब फिल करते हैं और चीज़ें बता दें। तो वहाँ पे मैंने जब गया तो वहाँ पे बोले कि आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप मतलब पूरा चीज़ें तो मेरा थोड़ा सा अलग हो गया। वैसे क्या होता है, सबका एक साथ जो प्रोसेस होता है, वैसे मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया। तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं मतलब जाकर अपने कैंपस में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप आराम से अपने से ही भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस पर देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख लीजिए, अ प्रोग्राम दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, एफएफई फाइंड ब्राइट एंड डिजर्विंग स्टूडेंट विद फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड बैकग्राउंड हु परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए, रैंकिंग के हिसाब से आपको दी जाती है, फिर आपका जो है बोर्ड के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको एक मेरिट बनता है, एक सिलेक्शन लिस्ट बनता है। तो उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं कि आप अगर एलिजिबल हैं तो ही तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे केस में था क्या कि मुझे नहीं मिला था, जबकि मेरे सीनियर्स वगैरह को जो है कि एफएफई की स्कॉलरशिप मिली हुई थी। तो मतलब कि आपका बोर्ड की परसेंटेज वगैरह, आपकी रैंकिंग के हिसाब से चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है? तो इस तरीके वाइल द, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या दे रखा है, वंस अ फैसिलिटेटर वेरीफाई द स्टूडेंट फाइनेंशियल नीड, द स्कॉलरशिप इज अवार्डेड एंड दियर जर्नी बिगन्स। और आपकी जो है कि फाइनेंशियल कंडीशन पर भी ये डिपेंड करता है। While the program main focus is providing financial support for qualified students interested in technology, engineering, medicine, FFE assistant extend beyond finance and include training, mentorship, advice from vast network of donor and alumni। तो देखिए, जैसे मतलब कि अगर आप इसको स्कॉलरशिप लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपको एक तरीके से जो है कि एक समझ लीजिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन में चले गए, आप वहाँ पर मतलब कि आप उनसे जुड़ गए हैं। तो आपको पूरा जो है कि आपका केयर किया जाएगा, आपको मतलब कि जो इतने एलुमनाई हैं, जितना उसका नेटवर्क है, उसके थ्रू आपका हेल्प किया जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा इस स्कॉलरशिप का बात है। अब फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर
दिस असिस्टेंटशिप अवेलेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर एप्लीकेंट कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर एंड रिलीजन। तो इन पर चीज़ें, तो इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम आर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फैमिली इनकम। तो जो आपका जो इसका जो मेन क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, उसका आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है और फैमिली इनकम है। तो अगर फैमिली इनकम भी आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा है या फिर कम है तो उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। साथ में आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस का भी इवैल्यूएशन होगा कि किस तरीके से आपका जो मतलब कि आपने 12th में या फिर आपने जो कितना रैंक लाया है उस हिसाब से जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, सबमिट डॉक्यूमेंट और सिलेक्शन अनाउंस। तो ये जो है प्रोसेस है इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पे देखिए थिंग्स टू कंसिडर बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए ओनली प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप आर BE BTech। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा ध्यान से इसको कर लीजिएगा। BE BTech यहाँ पे इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री MTech और MBBS B फार्मा एंड LLB। तो यहाँ पर जो आपका जो पूरा ये है डिटेल है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और एक बच्चों को डाउट होगा जो डिप्लोमा से एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। तो अब चलिए मैं पूरा डिटेल में ही पढ़ लेता हूँ इसको पूरी डिटेल में, तो आप भी इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओनली फर्स्ट ईयर अप्लीकेंट बिगनिंग फ्रॉम दियर स्टडीज इन BE BTech। तो फर्स्ट ईयर से ही जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर डिप्लोमा वालों को दिक्कत हो जाएगा यही कि वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, तो ये दिक्कत है। तो BE BTech इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री MTech MBBS B फार्मा एंड LLB आर एलिजिबल। एप्लीकेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव पास्ड दियर हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट CBSE ISC और इक्विवेलेंट बोर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आफ्टर 2029। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको कितना आपके पास गैप ईयर कितना होना चाहिए, आपने कितना मतलब, तो ये 2029 की जो है आप मतलब कि आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस समय एडमिशन, तो 2 साल का गैप होना चाहिए मैक्सिमम। फिर उसके बाद देखिए एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक। तो आप जो अभी कॉलेज की काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन चल रहा है, आपको पता होगा, तो जो मेरिट से एडमिशन, जो रैंक से एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि रैंक भी आपका मैटर करने वाला है इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर में। अगर आप मान लीजिए मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं या फिर कोई ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके, तो आपको यहाँ पर जो मेरिट रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन लेना है, जो एट द स्टेट और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम आर थ्रू अ काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट एट द स्टेट लेवल एज सीन इन द टेबल बिलो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बता रहा है कि डिप्लोमा स्टूडेंट हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पे इन्होंने कर रखा है यही चीज़ कि डिप्लोमा स्टूडेंट एडमिटेड टू BE BTech कोर्सेज ऑन अ लेटरल बेसिस BArc BDS स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे देख लीजिए डिप्लोमा जो है मतलब सेकेंड ईयर में आप चले जाएंगे तो आपको जो है कि नहीं हो पाएगा। और फिर BArc वगैरह इन सब, तो अब सब चीज़ें जो है कि आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा हर चीज़ें। फिर यहाँ पर जो आपका मेन क्वेश्चन जो आता है कि सर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी वो कौन कौन से होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको पूरा बहुत ही अच्छे से इन्होंने बता रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है। आप एक बार थोड़ा इंस्टीट्यूट का भी अपना हेल्प ले लीजिएगा कि क्या वो कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सीधे ही आपको ही करना है। तो यहाँ पे 10th-12th की मार्कशीट लगने वाली है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज लगना है, रैंक सर्टिफिकेट में लगने वाला है, काउंसलिंग। तो रैंक सर्टिफिकेट आप जो है अपने इसमें काउंसलिंग समय आपने रख रखा होगा, तो सब डॉक्यूमेंट्स जो है कि बचा कर रखिएगा, हर चीज़ रखिएगा, फोटो कॉपीज वगैरह। आपको जो है इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए और भी किसी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको काम देने वाला है। तो ऐसा नहीं कि बस काउंसलिंग हो गया भाई बस डॉक्यूमेंट्स हटाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फैमिली इनकम क्राइटेरिया सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप, IT रिटर्न जो भी है, आपको जिस तरीके से ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, और भी मैं और भी एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नए जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, आप अवेयर रहें कि आप जितनी भी आपको रिसिप्ट मिलती है, जितना भी पेमेंट करते हैं, तो उस चीज़ का जो है रिसिप्ट रखिए। हो सकता है कि अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका रिसिप्ट रखिए, क्योंकि आपको जितनी भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, हर चीज़ों के लिए आपको स्कॉलरशिप पेमेंट का जो है प्रूफ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी भी रिसिप्ट है आपको उसको बहुत ही अच्छे से रखिएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम कॉलेज। तो आपको जो है कि आपको एक्सपेंसेस कॉलेज जितना भी आपको मिलना, मतलब एक्सपेंस जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आपको लैपटॉप लेना है, आपके लिए और भी जो ज़रूरत है, बुक्स लेने हैं, और भी जो जितने भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, आप सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब बाइक वाइक के लिए भाई मुझे नहीं पता, बाइक वगैरह की हो सकता है ज़रूरत हो, क्योंकि कॉलेज से दूर घर हो तो ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन इतना तो मुझे नहीं लगता करेगा। तो आप लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बुक्स के लिए बता सकते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए बैंक पासबुक कॉपी फॉर बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्मेशन, तो ई आधार और स्कैन, तो इस तरीके जो आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्कोर एंड फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो इंजीनियरिंग एंड बीटेक बीटेक स्कोर, अब यहाँ पे बोलेंगे सर कितना चाहिए मुझे स्कोर, कितना मुझे रैंक चाहिए, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा 72,000 रैंक था, तो मैं तो एलिजिबल था यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो जेईई मेंस में। तो यहाँ पर देखिए अब जो 75,000 जो रैंक है यहाँ पर फॉर स्टूडेंट ज्वाइनिंग IITs NITs एंड इंस्टीट्यूट स्टेट मध्य प्रदेश हरियाणा उड़ीसा उत्तराखंड एंड नागालैंड वेयर एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन द जेईई मेंस रैंक। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि अगर जिस इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लीजिए अभी जब मैं एडमिशन ले रहा था, अभी जो इसमें नोटिफिकेशन दे रखा है, तो सॉरी, तो जो यूपी में क्या था, बिहार में तो साथ जेईई मेंस के बेस पे था। तो अभी जो जेईई मेंस के बेस पे जो एडमिशन हो रहा है, जो काउंसलिंग जो हो रही है जेईई मेंस के स्कोर पे हो रही है, तब तो वहाँ पर आपको जो है मिलेगा, क्योंकि जेईई मेंस का स्कोर रैंक लगना ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आप अगर आपके स्टेट में जो है अभी शुरू हुआ है जेईई मेंस से, उसके पहले आपका जो है स्टेट लेवल एग्जाम होते थे, तो आप उस एक बार कॉल करके इनके हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं, या फिर आप अप्लाई करके देख लीजिए, हो सकता है आपको वहाँ पर मिल जाए। तो आपको 75,000 जो है रैंक आपको लानी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या है कि जो रैंक है ओवरऑल होना चाहिए कम, मतलब जो CRL रैंक होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी रैंक आपको नहीं, मतलब कि कैटेगरी आपका 19,000 20,000 है जैसे OBC के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपका जो ओवरऑल रैंक है, जो CRL रैंक है, वो आपको यहाँ पर 75,000 आपको चाहिए। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो और फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो लंबी लग रही है तो आप सीधे वेबसाइट पर जाइए, आप अच्छे से अपना वेबसाइट से अपने से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको भी उतना ही समय लगना है, कुछ आप मिस भी कर लेंगे, तो उससे अच्छा है यहाँ पर आप कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, फॉर स्टूडेंट ज्वाइनिंग IITs द एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी द कट ऑफ रैंक एट द जेईई एडवांस ऑफ द लास्ट रैंक्ड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एडमिटेड टू एनी ऑफ द IITs। तो देख लीजिए यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कट ऑफ भी रहेगा, जो लास्ट रैंक जो एडमिटेड हुआ है IITs में। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर जो है कि रैंक देख लीजिए 5,000 दे रखा है। गुजरात, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो जो रैंकिंग है यहाँ पर इन्होंने 55,000, मतलब मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, या फिर इन्होंने जितनी जो स्कॉलरशिप वहाँ पे अलॉट कर रखी है उसके हिसाब से इन्होंने स्कॉलरशिप जो है कि वहाँ पे मतलब कि रैंक के हिसाब से दे रखा है। जैसे यहाँ पे 75,000 यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो है कि UPSEE यानी आपकी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे मतलब इसमें तो वेयर एडमिशन इज़ बेस्ड अपॉन द जेईई मेंस रैंक यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन इन सब में नहीं लिख रखा। तो हो सकता है कि आपकी जो स्टेट जो है कि एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी आपका एडमिशन हो जाए, यहाँ पर एडमिशन नहीं, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप जो है मिल जाए। अब देखिए मेडिसिन और MBBS कोर्स के लिए यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो रैंक यहाँ पे एलिजिबिलिटी रैंक वो 40,000 है। एप्लीकेंट एडमिटेड बेस्ड ऑन नीट, तो नीट के जो रैंक के हिसाब से आपको ओवरऑल रैंक आपको जो है 40,000 से जो है कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फाइनेंशियल क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ग्रॉस फैमिली इनकम क्राइटेरिया, एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 2.5 लाख। तो यहाँ पर आपको जो है कि इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो है टोटल मिलाकर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रॉस इनकम रिफर टू इनकम बिफोर डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर्स पर्पस। तो आपको इस तरीके से आपको जो इनकम टैक्स जो है कटने के बाद आपको नहीं दिखाना है, मतलब पहले ही सब चीज़ें कर लेनी है। In addition to gross family income, the education and occupation of the parents as well as family member including the elder brother, sister, the family living condition and the total expenses being incurred by the family on the applicant education will be taken into consideration for determining the financial eligibility of the applicant। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आपको जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए उनका भी जो कंडीशंस, जो उनके फाइनेंशियल जो वो मतलब कि जो कर रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। एम्प्लॉय में देख लीजिए सैलरी पे स्लिप फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज़ मैंडेटरी, डिटेल ऑन हिज हर बेसिक सैलरी एंड ऑल अलाउंस एंड डिडक्शन आर नेसेसरी फॉर द पे स्लिप एंड एम्प्लॉयर एंड द फैसिलिटेटर शुड क्लैरिफाई और सर्टिफाई द सैलरी। तो इस तरीके से आप पूरा देख लीजिएगा। जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए पेंशन स्टेटमेंट फ्रॉम द पेंशन अथॉरिटी और फ्रॉम द अथॉराइज
authorized bank showing the gross monthly pension of the family member inclusive of any supplementary allowance and before the deduction are required। तो अब जो है कि जो इसका जो डिटेल है यहाँ पर पेंशन वगैरह के लिए या फिर आपको फैमिली इनकम के लिए यहाँ पर देख लीजिए बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दे रखा है। तो ऑल इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ द ग्रॉस फैमिली इनकम स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। तो इस तरीके जो एप्लीकेशन में आपको जो डिटेल दे रखा है वहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर एग्रीकल्चरलिस्ट जो है फार्मर से ले तो इन इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी सबमिटेड। जैसे मान लीजिए आप तहसीलदार से करा रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा रहे हैं, तो वहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। डिटेल ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग, क्रॉप ग्रोन एंड वेट और ड्राई लैंड इरीगेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से है। आपको फिर उसके बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है और भी जो चीज़ें डिटेल थोड़ा देखना है प्रोग्राम वगैरह गेट इन्वॉल्व तो रिसोर्सेज वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको बस इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके देखते हैं कुछ जो फॉर्म किस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पे जो आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स देने होते हैं यहाँ पे डिटेल दे लीजिएगा। फिर आपको रेफर डिटेल देना है इस तरीके से। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस वगैरह, यहाँ पर फैमिली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर फिर अबाउट योर फैमिलीज वगैरह। तो ये सब करके आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हैं, कोई असिस्टेंटशिप ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देनी है। बाकी अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में जाकर कॉलेज से भी पूछ सकते हैं। बाकी थोड़ा और भी जो है कि लोगों को जो अगर आपको इन्होंने एलुमनाई हैं जो इनको मतलब कि इस स्कॉलरशिप को ले चुके हैं उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ डाल चुका हूं और बहुत सारे वीडियोज़ जो मैं डालने वाला हूं, और भी जो आपको जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, और भी जो जितने भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स है उस पर रिलेटेड मैं वीडियोज़ बना रहा हूं, और जो भी मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस मैंने किया है उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में कीजिएगा। मैं पूरा जो वीडियोज़ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा, आप वहाँ से आप अदर वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। और मैं एक सर्विस में भी प्रोवाइड करता हूँ, अब जो हेल्प डेस्क है, अगर आपको किसी को मतलब पर्सनल मुझे कॉल करके कुछ बात करनी है या फिर वो पूछ नहीं पा रहा है कमेंट सेक्शन में वगैरह में, तो अगर आपको बात करनी है तो आप वहाँ पे एक छोटा चार्ज मैं ले रहा हूँ, उसको आपको पे करके आपको नंबर्स आपको डिटेल्स देने हैं। मैं आपको जो है कॉल बैक करूँगा। आप जितना भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है कि बाकी अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, मैं आपको वहाँ पे सीधे आंसर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो देखिए, और भी वीडियो जाने वाले जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जैसे अगर आप स्कॉलरशिप जो है कि लेते हैं, अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट में बैकलॉग लग जाता है, कोई परसेंटेज जो है कम आ जाता है, तो आपका जो है मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट जो है कि कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब कि 40,000 मिलता है तो आपको जो है 20,000 रुपये मिलेंगे, जो उस हिसाब से आपको जो है कि स्कॉलरशिप अमाउंट जो है कम हो जाएगा। तो ये आप बात को क्लियर रखना। आपको जो परफॉर्मेंस आपका जो है कि बढ़िया होना चाहिए, हर चीज़ें हैं। तो आप जब इस वेबसाइट की डिटेल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एलिजिबल मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी आपको चीज़ें जो है आर्टिकल मिल जाएंगे, तो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।